कैसा अचरज हुआ होगा मेरे और आपके पुरखों को जब पहली दफ़ा उन्होंने देखा होगा कि उनके हाथ में भूरी और काली सी जो चीज़ है या कभी सफ़ेद भी, उसे ज़मीन में रोप दो तो एक ऐसा पौधा उगता है जो कई बीजों को जन्म देता है, पोषण को जन्म देता है। हम पुरखों की भूख को लेकर जो असुरक्षा है उसे दूर करता है। हमने इसे किसानी का नाम दिया, हमने इसे खेती का नाम दिया। बीज की समझ इंसानी सभ्यता की सबसे बड़ी समझों में से एक है, जैसे आग की समझ, जैसे चक्के की खोज। नमस्कार, मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। किसानों के सबसे बड़े हितैषी रहे सर छोटू राम ने कहा था, ए भोले किसान तू मेरी दो बात मान ले, एक बोलना सीख ले, दूसरा दुश्मन को पहचान ले। लेकिन अफसोस कि उनके द्वारा कही गई बातों को अभी तक किसान समझ ही नहीं पाया। कुछ किसानों ने समझा जो विरोध करने में लगे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं किसानों के 3 काले कानूनों के बारे में। आप जरा सोचिए, ऐसी क्या आन पड़ी थी मोदी सरकार को जो कोरोना जैसी महामारी के दौरान अध्यादेश के जरिए कानून लाने पड़े। अगर आपको स्पष्ट शब्दों में बताऊं तो कोरोना जैसी महामारी के दौरान सब कुछ बंद था। युद्ध काल के दौरान भी बंद न होने वाले रेलवे तक बंद पड़ा था। तब एकमात्र किसान था जो खेत में खड़ा था। भारत की लगभग 60% आबादी डायरेक्ट एग्रीकल्चर पर डिपेंड होता है। इतना वोट बैंक होने के कारण वहाँ से शुरू होती है राजनीति। जब सरकार को पता चला कि सब कुछ बंद था, वैश्विक मंदी बढ़ रही थी, जीडीपी लगातार गिर रही थी, तब एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉफिट में था, तो सरकार ने इसी का सौदा कर दिया, या यूँ कहूँ 3 बिल लाकर किसानों को अपनी ही ज़मीन में मजदूर बनाने की तैयारी कर ली। क्योंकि सरकार को पता था थाली और ताली बजाने वाले देश के लोगों से वह कुछ भी मनवा सकती है, वो कुछ भी करवा सकती है। लेकिन अब किसानों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज तक किसान अपना अनाज पड़ पड़ा कर परेशान होकर मंडियों में बेचता आया है। वर्तमान में जब किसान अपना अनाज बेचने मंडियों में जाता है तो ऐसा मुश्किल से हो पाता है कि कोई किसान बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के अपने अनाज वहां बेच दे। किसान सरकारी दुकान पर अपना अनाज बेचने जाता है तो अधिकारी कहता है कि बोरी नहीं है, कल आना। अगले दिन फिर जाता है, फिर अधिकारी बोलता है कि पल्लेदार नहीं है। अगले दिन किसान फिर से जाता है, अधिकारी किसान को गोदाम में जगह नहीं है का बहाना बनाकर टरका देता है। किसान फिर थक थका कर अपने उत्पाद को प्राइवेट मंडी यानी किसी लाला या बनिए के यहाँ बेच देता है। किसान यहाँ अपना अनाज 15 रुपये किलो बेचता है, वहीं सरकारी मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य 20 रुपये किलो है। सरकारी अधिकारी किसान के अनाज को 16 रुपये में लाला बनिया से खरीद लेता है। सरकारी अधिकारी यहीं पर 4 रुपये की चपत किसान को लगा जाता है। ये हाल तो एमएसपी लागू रहते समय है। आइए अब उस कानून के बारे में बताते हैं जो किसानों के लिए सरकार ने बनाया है। पहला कानून, आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम। पहले ये होता था कि खाने पीने की कुछ जरूरी फसलें जैसे दालें, तिलहन, आलू और प्याज और अनाज की जमाखोरी अपराध था। कोई जमाखोरी करता था तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती थी। अब नए कानून में सरकार कहती है आपदा और युद्ध को छोड़कर जितनी जमाखोरी यानी जितना भंडारण आप कर सको करो। अब किसान तो इसका भंडारण कर नहीं सकता क्योंकि ना तो किसान के पास इतनी जगह है और ना ही जरूरी संसाधन। दूसरी महत्वपूर्ण बात, किसानों को अपनी अगली फसल भी बोनी होती है तो उसे चाहिए पैसा। इसके लिए उसे फसल बेचनी ही पड़ेगी। अब बड़े बड़े उद्योगपति किसान से खरीदकर भंडारण कर लेंगे, किसान से कम कीमत में खरीदकर और फिर मनमानी कीमत पर बेच देंगे। इससे महंगाई बढ़ेगी। इस कानून से अकेले किसान का ही नुकसान नहीं बल्कि आम लोगों की जेब पर भी इसका असर पड़ेगा, जिसका पता हमको और आपको आगामी कुछ सालों में पता चल जाएगा। अगला कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी ठेके पर खेती। मतलब अगर चिप्स बनाने वाली कंपनी को आलू चाहिए तो चिप्स वाले 15-20 गांवों के किसानों से आलू उगाने के लिए कहेंगे, फिर सारे किसान आलू उगाएंगे और चिप्स वाले को देंगे। अब चिप्स वाली कंपनी ठेका देने से पहले ही किसान को कह देगी कि 5 रुपये में आपके आलू खरीद लेंगे। अब अगर आलू के भाव 15 रुपये हो गए तो भी किसान को 5 रुपये में कंपनी को देने पड़ेंगे। सरकार जब एमएसपी तय करती है तो किसान के पास विकल्प रहता है कि वह सरकारी मंडी में बेच सकता है। मंडी के बाहर भी इस कानून की जगह अगर सरकार ये कानून लाती कि तय कीमत से कम में किसान से अगर कोई अनाज खरीदेगा या ज़्यादा में बेचेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, तो फिर देखिए किसान की आय कैसे दुगुनी हो जाती है। तीसरा कानून पर आते हैं। तीसरा कानून है कृषि उत्पादक एवं वाणिज्य कानून। इस कानून में सरकार कहती है किसान मंडी के अलावा कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। तो इसमें नया क्या है?
किसान तो पहले भी अपना अनाज कहीं भी बेच सकता था। ये थे मोटे माटे रूप से किसानों के 3 कानून, यानी तीनों कानून अध्यादेश को लाने की सरकार को जरूरत ही क्या पड़ी। फिर सरकार इसको क्यों लेकर आई? पंजाब, हरियाणा, केरल और उत्तरी भारत के किसानों ने इसके विरोध में मोर्चा खोल दिया। अब राजस्थान भी इसकी तैयारी में जुटे हैं। आज हम मौजूद हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जहां आने वाले 5 नवंबर यानी भारत बंद की रणनीति तैयार हो रही है। और हमारे साथ मौजूद हैं विभिन्न किसान संगठनों के लोग। इनसे जानेंगे कि इन कानूनों में क्या खामियां हैं, इन बिलों में क्या खामियां हैं, इन बिलों के विरोध को लेकर उनकी क्या रणनीतियां हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं। जब हिंदुस्तान में चुनाव की घोषणा आती है तो सबसे बड़े वर्ग किसान वर्ग की बात आती है। सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो में किसान होता है। सभी छोटे छोटे से लेकर राजनीतिक दलों से बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हैं, उनके मैनिफेस्टो में पहला मुख्य बिंदु होता है किसान। उसका कैसे हित होगा, उसके लिए क्या करेंगे, मैनिफेस्टो में होता है। भाषणों में बड़ी बढ़िया रैलियाँ की जाती है किसानों के नाम पर, लेकिन किसानों के लिए उन्होंने क्या काम किया, वो क्या रणनीतियाँ लाए और क्या कानून ला रहे हैं, इसको लेकर आज हमारे साथ मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष सुप्रीमो जयवीर गोदारा हमारे साथ मौजूद हैं। और हम बात उन 3 कानूनों के बारे में करेंगे जिनका विरोध उत्तरी भारत में हो रहा है, पंजाब हरियाणा में हो रहा है। राजस्थान की बात करें तो हनुमानगढ़ गंगानगर की तरफ हो रहा है। राजस्थान में इसका विरोध अभी तक हमें नहीं देखने को मिला है, लेकिन आज हम यहाँ जयपुर में आए तो विभिन्न संगठनों के लोग, पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने मीटिंगें की और उन्होंने एक रणनीति बनाई, तैयार की कि वो आगामी दिनों के लिए इन किसान जो अध्यादेश आए थे, कानून आए थे, उसको लेकर अपना क्या स्टैंड रखेंगे, किसानों के साथ कैसे हैं। तो सबसे पहले तो आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। हमें ये बताइए कि ये जो बिल आया है, किसानों के बिल, 3 बिल आए हैं, इसमें किसानों को कहाँ नुकसान हो रहा है? ये वो बिल है जी, जो अध्यादेश जी, 3 अध्यादेश हैं। जी, नुकसान तो इसके अंदर है कि एक तो इन्होंने मंडी हमारी ख़त्म, जो दीनबंधु सर छोटू राम ने किसानों को एक जगह बना के दी थी कि ये किसानों की मंडी होगी और यहाँ किसान का जो सरकारी एमएसपी होगी उसके वहाँ पर ख़रीदा जाएगा। और गांव के अंदर आज भी अगर कोई किसान, कोई व्यापारी खरीदता है तो उसके ऊपर बैन था, उसको मंडी में ही जाके सही दाम मिलता था। अब नुकसान ये होगा कि जब किसान की मंडी ख़त्म हो जाएगी, आज नहीं होगी, 5-4 साल लगेंगे उसके अंदर, तो जब किसान का जो फसल आती है उस समय, क्योंकि सरकारी खरीद तो आप जानते हैं अभी जैसे मूंगफली हमारे आनी शुरू हो रही है बीकानेर में, तो लेकिन सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई। सरकारी खरीद तो आप सब जानते हैं, कभी 25 क्विंटल की होती है, कभी 2 क्विंटल की होती है, कभी 7 क्विंटल की होती है। और गांव के अंदर किसान को पैसा चाहिए तुरंत, तो बड़े व्यापारी हैं वो कम दामों में, औने पौने दामों में खरीदेंगे, क्योंकि उनको छूट दे दी गई गांव में खरीदने की। तो मंडी हमारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, एमएसपी इन्होंने ये नहीं कहा, सरकार कहती है कि हम एमएसपी देंगे, तो आप लिख दो ना इसके अंदर। इसमें लिखते क्यों नहीं? बात तो लिखने से कानून बनता है, जबानी कानून नहीं बनता जी। तो इसके अंदर नहीं लिखा है, इसमें ये लिखा है। क्या आपका एमएसपी को लेकर विरोध? मैं बता रहा हूँ, एमएसपी पर विरोध है हमारा कि एमएसपी पर तो खरीदा ही जाए, लेकिन संपूर्ण रूप से उसकी फसल खरीदी जाए। ये नहीं कि आप 20 कुंटल खरीदोगे, 15 कुंटल खरीदोगे, आप संपूर्ण फसल को तय करें कि एमएसपी के ऊपर खरीदा जाएगा जी। तो वो इसके अंदर नहीं है जी। दूसरा, ये अकेले किसान को, इसके अंदर पहले जो है वो 5 चीज़ें जो हैं बैन थी जी। आप उसको भंडारण नहीं कर सकते, जैसे आलू था, तेल था, प्याज था, ऐसी चीज़ें। अब वो एक्सपोर्टरों को सरकार ने इस कानून में छूट दे दी। आप कितना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप कितना ही खरीद सकते हैं। आप मतलब मान लीजिए कि हमारा प्याज है, अब प्याज की जब फसल आती है तो शेखावाटी में 2 रुपये किलो प्याज बिकता है। आज ये जो बड़े हाउसेज हैं, जो कोई कहता है कि हमने रेल के ऊपर 50,000 करोड़ खर्च कर दिया, इस पर मैंने 5 लाख करोड़ कर दिया, तो ये तो एक रात के अंदर हमारा सब कुछ खरीद लेंगे। और सरकार ने जो भंडारण पर जो बैन था, जो उसको हटाया है, उसको हटा दिया, इनको छूट दे दी कि आप कितना ही आप बैन कितना खरीद सकते हैं, और उसके बाद फिर ये हम ही इसको भोगता है। और इससे किसान नहीं है। आज को जयपुर में बैठा हुआ को बड़ा जो रसोई है, जो औरतें जितनी भी हमारी माँ बहनें हैं, उनकी रसोई के ऊपर भी बहुत बड़ा भार पड़ेगा। आज सिलेंडर का 2 रुपये रेट बढ़ जाता है, 5 रुपये बढ़ जाता है। प्याज, हमारा टमाटर जो है वो कभी 60 रुपये जब हमारे से चला जाता है किसान से, तो फिर व्यापारी 50 रुपये प्याज बेचता है, आलू बेचता है। तो सारा दिन आपके चैनल जो बोलते हैं कि रसोई के ऊपर इतना भार हो गया है, हमारी माँ बहनें बहुत दुखी हैं। तो माँ बहनें जितनी भी देश के अंदर बैठी है, उनको सबको मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा भार पड़ेगा।
क्योंकि ये जो कानून आए थे कि भाई भारत में छोटे किसान हैं और छोटे किसान तो पहले भी बाहर बेचते थे, मंडियों से बाहर बेचते थे अपना अनाज, अभी भी इस हम कानून में बता रहे हैं ना आपको कि भाई आप, ये तो बकवास की बात है, ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है कि आज़ादी दे दी। हमारे को तो पहले ही आज़ादी थी। लेकिन मेरे को बताओ ना कि 25 अगर किसी के 5 बीघा ज़मीन है और उसके पास 20 क्विंटल मूंगफली है, तो क्या वो दिल्ली जाएगा क्या बेचने, या अहमदाबाद जाएगा, या लखनऊ जाएगा? उसको तो वहीं डूंगरगढ़ में बेचना पड़ेगा, उसको तो वहीं बीकानेर में बेचने पड़ेगा, उसको तो वहीं लूणकरसर में बेचना पड़ेगा, वहीं उसको नौर में बेचना पड़ेगा। नौर वाला बीकानेर नहीं आ सकता। 5,000 रुपये किराया लगता है एक जीप, अगर पिकअप भी लाए तो। हाँ जी, ये तो बिना मतलब की बकवास करते हैं जो नासमझ लोग हैं। ये भगत सिस्टम लोग जो हैं उनको बकाने के काम करते हैं। किसान का तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाने वाला है और हो गया है नुकसान। तो राजस्थान में इस किसान मोर्चे को आप अगुवाई कर रहे हैं, आप यहाँ आपके अगुवाई में यहाँ लोग आए हैं, इन्होंने अलग अलग मैं अगुवाई नहीं कर रहा हूँ। मेरा तो एक गैर राजनीतिक संगठन है, मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा है। नहीं, तो अभी राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर को छोड़कर आप कह रहे हो कि राजस्थान में आंदोलन नहीं है। हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर जितने केंद्र के नेता जो हैं, जिनके मिनिस्टर जो हैं, इनके एमपी जो हैं, जो और दूसरे तथाकथित नेता बन करके जिन्होंने किसान की खेती नहीं की, वो किसानों को समझाने गए थे। और यही इस राजस्थान के 2 जिले हैं जिनको इनको भगा दिया गया है। नहीं, यहाँ विपक्ष काम नहीं कर रहा क्या इस मामले को? विपक्ष ये तो दोनों एक ही है ना। क्या विपक्ष है, काय का विपक्ष है? यहाँ तो अब सिर्फ किसान जो है वो जागरूक हो चुका है। सरकार तो ये कह रही है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो किसानों को बहकाने के लिए पंजाब और हरियाणा में आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, कोई किसान, अब हमारे में से एक भी आदमी नहीं है जिसने कभी कांग्रेस को वोट दिया हो जी। एक भी आदमी नहीं है। हम तो किसान हैं। हमें कोई किसी पार्टी ने थोड़े बकाया, कोई राहुल गांधी ने थोड़े मेरे को फ़ोन किया है कि तू ये कर ले। ये तो सब बकवास की बातें, ये बकाने की बातें होती हैं। ये लोगों को मतलब भ्रम तोड़ना होता है लोगों का कहना होता है नहीं ये विरोधी हैं तो इसका मतलब ये कांग्रेसी हैं, ये विरोधी हैं तो ये बीजेपी वाले हैं। हम किसी के नहीं हैं, हम तो किसान के समर्थन में हैं। क्या निष्कर्ष किया है? मेरा तो काम था, मैंने तो सब जितने किसान संगठन थे, जो किसान जत्थेबंदी हैं, जो राजस्थान के अंदर आज तक जो किसानों की लड़ाई लड़ते रहे इन पार्टियों के अलावा, मैं तो मेरा काम था कि उनको इकट्ठा बिठाना कि हमें इकट्ठा आंदोलन करना चाहिए। आज ये गलत, बिल्कुल एकदम बहुत बड़ी गलत बात है कि हरियाणा पंजाब के लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज हरियाणा पंजाब के नहीं, आज तमिलनाडु के भी, तेलंगाना के अंदर भी 20-20 हज़ार लोगों ने प्रदर्शन किए। लेकिन हमारे प्रॉब्लम क्या है कि इस देश का बड़ा मीडिया दिखाता नहीं है, और छोटे मीडिया जैसे आपका चैनल है तो वो कोई वहाँ नहीं देखता और वहाँ वालों को यहाँ नहीं देखता। तो इसलिए आप बता रहे हरियाणा पंजाब के अंदर तो है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, 2-2 लाख आदमी अभी इकट्ठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, पूरे देश में आंदोलन है। और अब की बार जो है राजस्थान के अंदर भी बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और हनुमानगढ़ गंगानगर इसी का हिस्सा है। और जब भी राजस्थान के अंदर आंदोलन जो शुरुआत हुई है बड़े आंदोलनों की, वो राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर से ही शुरुआत हुई है और वो अब हो चुकी है। अभी आगे क्या रणनीति है, क्या किस रणनीति के आधार पर इस आंदोलन? आज हम सब बैठे थे और सब ने बैठ करके चर्चा की उसके ऊपर, और निष्कर्ष निकाला कि हमें लड़ाई लड़नी चाहिए और हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। अगर इस लड़ाई में आपका अगर इस लड़ाई में आपका, आप बता रहे हैं कि हमारा गैर राजनीतिक संगठन है, यहाँ पे जो किसान संगठन आए वो भी गैर राजनीतिक संगठन है कहीं, तो इसमें आपका कोई राजनीतिक संगठन जो अगर बीजेपी को छोड़कर कोई राजनीतिक संगठन आपका सहयोग करना चाहे तो क्या आप उसको भी? नहीं, हम तो कहते हैं कि जो किसान का हित चाहता है वो आए ना, कौन मना कर रहे हैं उनको? हम तो स्वागत करेंगे जी। आज जो है जो भी संगठन है, चाहे जो पार्टियां हैं, वो आए, सब नेता आए प्रदेश का। कोई मेरे को अकेले की फसल थोड़ी है कोई, ये तो सारे हर हिंदुस्तान के किसान की बात है। और जो हिंदुस्तान में किसान ने जो आंदोलन शुरू किया है, अब राजस्थान के किसान भी उसमें पूर्ण रूप से भागीदारी देंगे। हमने सब ने डिसाइड कर दिया कि पूरे राजस्थान में जो देशव्यापी चक्का जाम किसान यूनियनों ने और किसान जत्थेबंदियों ने किया है, वो 5 तारीख को हम चक्का जाम करेंगे और 5 तारीख को बंद करेंगे। और उसके लिए हम जो है 1 तारीख से हम जयपुर से लेके और गंगानगर हनुमानगढ़ तक जितने हाईवे के ऊपर गांव पड़ते हैं उन गांवों में जलसे करेंगे, उनके गांव को लोगों को जगाएंगे और किसानों को कहेंगे कि अब लड़ाई जो है वो किसान के मरने जीने का प्रश्न हो चुका है। अब लड़ाई जो है ये जाति की नहीं है, लड़ाई कोई धर्म की नहीं है, लड़ाई कोई और किसी चीज़ की नहीं है, लड़ाई तो सिर्फ है तो अब इस देश के किसान को बचाने की है। और अगर हम अब नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियाँ हमारे को कोसेंगी, हमारे को मतलब इतनी बद्दुआएं देंगी और हमारे के ऊपर मतलब थूकेंगी कि तुम किसान के बेटे उस समय जब थे, जब इस देश के अंदर किसान को मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा था और तुम बैठे आराम कर रहे थे। और इस देश के जितने किसान, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हम जनता को इतना जागृत करेंगे
कि ये किसान नेता जो तथाकथित किसान नेता है, उनके सालों का मुंह जूतों से इनका पिटाई होगी। गांव गांव के अंदर मैं मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि जो भी इसके समर्थन में नेता आता है उसका साले का मुंह काला करो, उसको पकड़ो, उसका जवाब मांगो कि तू किसान के नाम पर राजनीति करता है और किसान के साथ सब देश में काला कानून बनता है, ये कानून बनता है और इस कानून के तू पक्ष में आ रहा है तो किसान का बेटा नहीं हो सकता, तू दुश्मन है हमारा। इसलिए हम जयवीर गोदारा पर कितने मुकदमे बन जाएं, जयवीर गोदारा पर जेल लग जाएं, जेल में डाल दें, लाठीचार्ज हो जाए, पुलिस मुठभेड़ दिखा दें, लेकिन हम इस कानून के खिलाफ हैं और चक्का जाम करेंगे और गांव गांव के अंदर इनको सड़ा को मुंह काला करेंगे। ऐसी लड़ाई लड़ेंगे। 5 तारीख को आपने जो भारत बंद का ऐलान किया, जो किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है, उनका सहयोग आप राजस्थान में कर रहे हैं, फिर आगे की क्या रणनीति होगी? आपकी उन संगठनों से कोई बातचीत? हमारी उनसे सबसे बातचीत हो चुकी है और उन संगठनों के साथ हैं। हम किसी नेता से वार्ता नहीं करने वाले हैं, हम तो सिर्फ उनका सहयोग कर रहे हैं कि हमारे अग्रणी जो पिछले 3 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं, 3 महीने से लड़ रहे हैं, उस 3 महीनों के खिलाफ जो उनके हम साथ देंगे, उनके साथ पूरा तन मन धन से देंगे, अपने जान की बाजी लगा देंगे। और लेकिन ये मोदी जी को आज नहीं तो कल ये कानून जो है, ये कानून जो है इसको ऐसे फाड़ देंगे, ये बता दी, ऐसे फाड़ देंगे। जो किसानों के 3 अध्यादेश थे, उनको लेकर जयपुर में एक मीटिंग हुई इस काले कानून के विरोध में, और यहाँ पे अलग अलग किसान संगठनों के लोग मौजूद हैं, हमारे साथ हैं। इनसे सवाल करते हैं कि इन काले कानून जो बता रहे हैं, इनमें कैसे किसान की मजबूरियाँ हैं या किसान को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें क्या समस्याएं हैं ऐसी जो इन तीनों कानूनों में किसान को सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ेगा? पहला झूठ सरकार द्वारा ये बोला जा रहा है कि हमने किसानों को याद कर दिया, जबकि किसान पहले ही याद था। किसान को अपनी उपज बेचने का अधिकार 1977 में भारत की लोकसभा ने दे दिया था। अब किसानों के नाम पर इन्होंने व्यापारियों को याद किया है, उनका टैक्स माफ़ किया है। वो किसानों के घरों से जाके औने पौने दामों में माल लेकर बाहर जाके बेचेंगे, डानी और बानी के गोदामों में देंगे। किसान सुरक्षित मंडी में है, मंडी के बाहर किसान असुरक्षित है। जब स्वतः ही मंडियाँ खत्म करने का इन्होंने चाल बना ली, कैसे? बाहर टैक्स नहीं है, अंदर टैक्स है। जब स्वतः मंडियाँ खत्म हो जाएंगी, जो हाल बिहार के किसानों का हुआ है वही हाल पूरे देश के किसानों का होने वाला है। इस आंदोलन में सबसे अहम बात निकल कर ये आती है कि एमएसपी को खत्म किया जा रहा है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री बार बार ट्वीट के माध्यम से भी बता रहे हैं कि एमएसपी पे अगर बाहर भी खरीदेंगे तो एमएसपी की दर पे खरीदी जाएगी। तो आपका विरोध क्या है फिर? 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शांता कुमार कमेटी बनाई गई थी। शांता कुमार कमेटी ने स्पष्ट लिखा है कि एफसीआई एक भ्रष्ट हाथी है, इसको खत्म करना चाहिए, सरकार इसका खर्च वह नहीं कर सकती। उसके बाद गडकरी जी ने बोला एमएसपी देश पे बोझ है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ज़्यादा दी जा रही है, इसलिए ये इसको खत्म करना चाहिए। इससे ज़्यादा और क्या सबूत चाहिए आपको? किसान को इससे ज़्यादा सबूत नहीं चाहिए भाई साहब। किसान एमएसपी पे चाहता है कि मेरी बाहर जो फसल बिके वो एमएसपी की दर पे बिके। एमएसपी चाह रहा है या इनमें क्या बदलाव चाह रहा है इन कानूनों में? किसान तो चाह रहा है जो मोदी जी ने वादा किया था C2+50% स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा वो, लेकिन सरकार ने खड़ा कर दिया एमएसपी पर। हम कहते हैं C2+50% स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को एमएसपी बनाया जाए और खरीद की गारंटी की सुनिश्चित की जाए। यह है मांग, असल मांग हमारी। जो ये अचानक अध्यादेश लाया गया कोरोना जैसी महामारी के दौरान, तो इसमें सरकार की क्या मंशा लग रही है किसान के प्रति? मोदी साहब ने तो कहा था कि हम किसानों के साथ हैं, गरीब मजदूरों के साथ हैं, सबको साथ लेकर सबको चलते हैं, तो इसमें अचानक अध्यादेश लाकर फिर एक कानून बनाने की क्या मंशा दिखती है आपको? एक पंजाबी में कहावत है जी, कहता मैं चोरी नहीं की, मेरा नाम लगता है। कहते तो पहला बहुत की तां लगता है। मोदी जी ने जितने वादे किए हैं एक पूरा किया। 15 लाख आ गए, GST का क्या हुआ, नोटबंदी का क्या हुआ, C2+50% का क्या हुआ, 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ। अब उनकी कही हुई बात पर हम कैसे विश्वास करें? लिख के दे देना, लिख के देने में क्या दिक्कत है भाई साहब? जब मैंने आपको चीज़ देनी है, मेरे मन में खोट नहीं है, तो लिख के दे दे, बात खत्म। इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि वो इस कानून में ये लिखें कि एमएसपी से कम रेट पर बाहर भी आप सामान नहीं खरीद सकते हैं, कोई भी व्यापारी है नहीं खरीद सकता। मेन मांग तो आपकी यही हुई। मेन मांग ये है एमएसपी पे खरीद की गारंटी सुनिश्चित की जाए, बस। खरीद भी होनी जरूरी है। इसको लेकर अगर अब सरकार नहीं मानी तो आपका क्या धरातल पे क्या रिएक्शन होगा इसको लेकर? पंजाब और हरियाणा जो सड़कों पे बैठा है और मोदी जी को वहम है शायद ये आंदोलन पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित रहेगा। आज जो राष्ट्रीय कॉल है 5 नवंबर के संपूर्ण चक्का जाम की, उसके तहत जयवीर जी गोदारा ने मीटिंग बुलाई।
जो जाजम जो बैठा है, ये पंजाब और हरियाणा और गंगा हनुमानगढ़ से आंदोलन बाहर निकाल कर राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी में फैलाएंगे और मोदी को जक मार के घुटनों पे आना पड़ेगा और कानून वापस लेने पड़ेंगे। जनता से ऊपर मोदी हो ही नहीं सकता। आपदा को अवसर मानते हुए मोदी सरकार ने कोरोना काल में 3 काले कानून लेके आए, जो किसान मारू नहीं, आम जन विरोधी भी हैं और मध्यम व्यापारी के विरोधी भी हैं और छोटे दुकानदारों के विरोध भी हैं। ये जो कानून है, इससे स्वतः ही मंडियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं एक देश एक बाज़ार, जबकि पहले एक देश एक बाज़ार था, किसान आज़ाद था। अब एक देश 2 बाज़ार कर दिए हैं। मंडी के अंदर टैक्स लगेगा किसान पर, मंडी के बाहर टैक्स नहीं लगेगा। इस कारण बाहर माल महंगा बिकेगा और जिसकी गारंटी कुछ नहीं होगी। किसानों का साथ लूट होगी, किसानों के रुपए डूबेंगे, इससे किसानों को नुकसान होगा। दूसरी बात, भंडारण सीमा खत्म कर दी है, जिससे कालाबाजारी बढ़ेगी। व्यापारी कितना ही माल स्टॉक कर लेगा, स्टॉक करने के बाद वो माल महंगे भाव में बेचेगा, उसका नुकसान आम जन को, कर्मचारी वर्ग को, शहरी वर्ग को होगा। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के सारे राइट्स कंपनियों के पास हैं। कंपनी जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है, जब चाहे आपकी फसल लेने से इनकार कर सकती है। इसका का पूरा नुकसान ग्रामीण भारत को होगा। इसलिए हमारी जो आंदोलन चल रहा है, इन 3 काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। मोदी सरकार ये तीनों काले कानून वापस ले। जो लड़ाई पीपली से हरियाणा से शुरू की गई थी, पंजाब वालों ने उसमें पेट्रोल का काम किया, गंगानगर और राजस्थान से हनुमानगढ़ ने आंदोलन खड़ा किया। आज जयपुर की धरा पे बैठकर पूरे राजस्थान में आंदोलन कैसे खड़ा करना है उसकी चर्चा हुई, जिसके तहत 1 तारीख को जयपुर से यात्रा निकालकर बीकानेर होते हुए हनुमानगढ़ जाके खत्म करेंगे और राजस्थान में आंदोलन को गति देंगे। हिंदुस्तान में जहां 60% आबादी किसानी पे डिपेंड है, डायरेक्ट एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। हर पार्टी के एजेंडों में किसान होता है, हर पार्टी के मैनिफेस्टो में किसान होता है, लेकिन किसानों के लिए वो कोई ऐसा हितकारी कानून नहीं ले पाते हैं। कोरोना जैसे महामारी में एक अध्यादेश लाते हैं और 3 कानून लाते हैं, जिसका हरियाणा और पंजाब में खुलकर विरोध हो रहा है। और वहाँ जब सरकार से सवाल किए जा रहे हैं कि आपका विरोध, इस कानून का विरोध हो रहा है, तो वो बता रहे हैं कि विपक्ष की कोई राजनीतिक चालें हैं। या हमारे साथ मौजूद हैं महिपाल महिला, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रवक्ता। आपका सबसे पहले तो कई दिनों तक जब ये कानून आया, आपका अलायंस है भाजपा के साथ केंद्र में, तो आपका कई दिनों तक तो इसके ऊपर चुप्पी साधना किस ओर इशारा है कि आप किसानों के साथ हैं या नहीं? सबसे पहले सवाल तो अजय भाई, हम पहले ही दिन जब ये एक्ट आया था, हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, पर जब ये लोकसभा में चर्चा के लिए लाया गया था, हालांकि 1 दिन के लिए लाया गया था, उस दिन माननीय सांसद साहब लोकसभा में थे नहीं। उनकी कोरोना की रिपोर्ट वो लोकसभा में वहाँ पॉजिटिव आ गई थी, किसी भी कारण से हो सकती हो। यदि वहाँ होते, नहीं, सोशल मीडिया पे तो ये भी बताया जा रहा है कि मैं आ रहा हूँ, यदि वहाँ होते तो इस बिल के पक्ष या विपक्ष में वो अपनी बात पार्लियामेंट में रखते। दूसरी बात, पार्टी के नाते जो इतने लंबे समय बाद जो हमने चुप्पी तोड़ी है, उसके बहुत सारे कारण हैं। एक्ट जो आया है, ये सिर्फ 3 चीज़ों का मोटा मोटी यही नहीं है, इसमें बहुत सारी बारीकियां थी और बहुत लंबा हमने डीपली जाके इसको स्टडी किया है। और उसके बाद हम यदि सुर्खियां बटोरना चाहते तो जिस तरीके से अकाली दल ने जो है वो सबसे पहले वहाँ कैबिनेट के हिस्से से अलग हुए विरोध किया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी कर सकती है और अभी भी हम लोगों ने किया। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई मंत्री पद था, हमें मंत्री पद जाने का डर था। जैसे हम पहले थे वैसे ही आज हैं। पर इस बात को आप तय मान के चलिए कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जब से 2018 में निर्माण हुआ है, किसान हित के लिए हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं और किसानों के हित में अभी हम अलायंस में हैं। उसके बाद भी हमने पार्टी प्रोटोकॉल में रहते हुए और पूरे अलायंस के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमारी बात को रखा है। मजबूती से उस बात पे अडिग हैं, सड़कों पे भी हैं और पार्लियामेंट में भी हैं, एनडीए अलायंस में भी। नहीं, जब ये बात 3 कानून आए, इसमें साफ बात कही गई है कि एएमसी जो मंडियां हैं, इनके बाहर आप अनाज बेच सकते हैं, यानी ओपन मार्केट आपको मिला है। नहीं, इसमें आपने क्या एनालिसिस किया? वो जनता 2 महीने तक आपका इंतजार करती रही, तो वो उन्होंने को क्या मिलेगा, क्या बता रहे हो आप? मैं यही कह रहा हूँ, कोविड जब पूरी दुनिया में और पूरे देश में जिस स्पीड से फैल रहा था, उसके बीच में तथाकथित आज़ादी देने के नाम पे, किसानों को एक तथाकथित आज़ादी देने के नाम पे जो 3 एक्ट अध्यादेश के माध्यम से लाए गए थे, किसानों का जो डेथ, मैं मेरी बात पूरी कर देता हूं। आपकी पार्टी को ये मालूम नहीं था? जब मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तथाकथित आज़ादी के नाम पे जो 3 कानून अध्यादेश के माध्यम से लाए गए थे, वो किसानों का डेथ वारंट था, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कह रही है। और 3 कानून
चाहे वो मंडी व्यवस्था को खत्म करना हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, कहीं ना चाहे कहीं ना भंडारण को लीगल करना हो। आप कहीं ना कहीं अब युवाओं की और इन किसानों की नब्ज को तो नहीं भांप गए कि 2.5 महीने तक आपने 2 महीने तक आपने इसका विरोध नहीं किया। अब आपको लगा कि पंजाब और हरियाणा के किसान इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, हनुमानगढ़ गंगानगर के किसान इसको आंदोलन कर रहे हैं, राजस्थान में ये आंदोलन होने वाला है, तो कहीं हनुमान बेनीवाल उस भाप को तो नहीं भाप गए कि भैया हमें जरूरत है? अजय भाई, अभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ना हरियाणा में है ना पंजाब में है, हनुमानगढ़ गंगानगर में तो है। आप मेरी बात तो सुने आप जी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ना पंजाब में है, ना वेस्टर्न यूपी में है, ना हरियाणा में है, और राजस्थान में सिर्फ पंजाब के जो लगते जो दोनों जिले हैं हनुमानगढ़ और गंगानगर को छोड़ दें तो राजस्थान में अभी कोई ऐसा मोमेंट हुआ नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने स्टैंड को सबसे हो सकता है कि कुछ देरी हुई है उसमें, उस बात को हम सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं, आप पर अपने स्टैंड को क्लियर करने का काम किया है। हम किसानों के साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं, और किसानों के विपक्ष में जितनी भी पॉलिटिकली पार्टियां जो काम कर रही हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि आपने जो 2 महीने का समय लगाया है, कि आपको पता था कि किसान तो पूरे भारत का किसान होता है, जी हरियाणा में किसान आंदोलन करे, यूपी में आंदोलन करे, पंजाब में आंदोलन करे, आपने उस नब्ज को भांपा कि अब राजस्थान में भी यह आंदोलन होगा, तो हनुमान बेनीवाल तो सबसे अपने उकार भरते थे, नागौर में, बीकानेर, बाड़मेर, जहां उन्होंने किसानों की बात की। तो ये जो तीनों कानून थे, तीनों कानून आए थे, तो 2.5 महीने तक आपने क्या एनालिसिस किया उसमें, ये जरा जनता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहले ही दिन से किसानों के साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी है। नहीं, पहले दिन इसमें अब आप ये कह रहे हो कि इतना लंबा समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना स्टैंड लेने में क्यों किया, उसके बहुत सारे कारण रह सकते हैं। एटलीस्ट हम किसानों के साथ हैं। रही बात इन तीनों जो कानून आए हैं उनके खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से अपना स्टैंड तो लोग जानना चाहते हैं कि जो तीसरा विकल्प राजस्थान को देने के लिए इस पार्टी की जो घोषणा हुई थी, ये पार्टी पनपी थी राजस्थान में, यहाँ इनके विधायक बनाए थे, सांसद इनके हैं जिनको दिल्ली तक पहुँचाया। सोशल मीडिया पे तो ये भी कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट जो पॉजिटिव आई थी, ये कहीं ना कहीं मिली भगत का खेल है कि भाई रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ जाएगी तो हमें संसद में बोलना नहीं पड़ेगा इसके खिलाफ। ये भी कहा जा रहा है सोशल मीडिया का। यदि एक सांसद जी पूरे देश की राजनीति पे इतना हावी हो जाए कि वो चाहे जब अपनी रिपोर्ट को पॉजिटिव कर ले और चाहे जब नेगेटिव कर ले, तो इस देश का प्रधानमंत्री और इस देश का स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं जी, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उसमें ये मेरे सवाल नहीं है, ये आम जनता जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके सवाल है। आप बड़े समझदार और संजीदा रूप से सारी न्यूज कवर करते हो। ये सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ, और आपके चैनल पे लाखों लोग देखते हैं। सिर्फ एक सांसद इतना पावरफुल नहीं हो सकता। मेरा सीधा सवाल, जब अपनी रिपोर्ट को पॉजिटिव मेरा सीधा सवाल ये है कि ये इसलिए सवाल उठता है कि 2 महीने तक चुप्पी और पहले संसद में नहीं जाना, इसके विरोध में कुछ नहीं बोलना, फिर चुप्पी रखना, ये तार एक दूसरे सवाल से जोड़ते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनता बोल रही है। आप संसद में 100% जाते, संसद में नहीं जाना होता तो वहाँ स्वास्थ्य परीक्षण क्यों करवाने के लिए जाते? दिल्ली क्यों गए थे? दिल्ली में वहाँ रिपोर्ट यदि नेगेटिव आती तो 100% उस एक्ट पे उसी दिन हम हमारी बात को रखने का काम केंद्र में आप सरकार के साथ हैं। हम अजय भाई, आप इस बारीकी को समझिए, हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। जो ये अध्यादेश लाया गया था उसकी चर्चाएं कैबिनेट में हुई, हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं थे, पर उसमें कुछ देरी हुई है, उसके हजारों कारण हो सकते हैं। एटलीस्ट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन तीनों कानूनों का पूर्ण रूप से, जो काले कानून लाए गए हैं, जो तथाकथित किसानों को आज़ादी देने के नाम पे जो किसान का डेथ वारंट जारी किया गया, उसका पूर्ण रूप से विरोध कर रही है। अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का क्या स्टैंड होगा? हाँ, ये एक अखबार की कटिंग है, मेरे पास भी आई है। ये बिल्कुल, ये जो अखबार की कटिंग है आप देख पा रहे हैं, हनुमान बेनीवाल जिन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, वो कह रहे हैं कि ये जो कैबिनेट ने ये फैसला लिया है, ये किसानों के लाभ का है, हितकारी है। इसके ऊपर मतलब एक बार आप शुरू में संसद में नहीं जाते हैं, आप मीडिया में हवाला आता है कि भाई उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, चलो मान लिया उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, वो किस वजह से आई नहीं आई, ये अभी तक स्पष्ट हुआ? आप इतने बड़े खोजी पत्रकार नहीं, ये अभी तक स्पष्ट हुआ? ये अभी तक स्पष्ट हुआ क्या? मैं मेरी बात का जवाब तो दे दूं। आप यदि इतने बड़े खोजी पत्रकार हो तो आप मुझे कृपया करके ये भी बता दीजिए, अखबार में जो स्टेटमेंट है कितनी तारीख का आया है? जी नहीं, आप मुझे ये बता दीजिएगा कि कितनी तारीख का ये स्टेटमेंट आया है। ये उस समय का है जिस समय इस एक्ट के बारे में, ये तो अभी वाया सोशल मीडिया जब ये सारी चीजें बड़ी तेजी से लोगों के बीच में फैली हैं तो लोगों को समझ आया कि इस कानून में क्या क्या खामियां। हनुमान बेनीवाल की कानून आया था। नहीं, आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हो तो इसी सोशल मीडिया ने हनुमान बेनीवाल को बनाया है।
तो हम कब मना कर इसी रहे हैं? सोशल मीडिया ने भाई, हनुमान हम- बेनीवाल भाई, को हम बनाया। कब मना कर अभी रहे तक आप ये क्लियर नहीं कर पाए कि आपके अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ मैं जाए। कर रहा हूँ ना क्लियर। हाँ तो बताइए आप। एक पार्टी का ऑफिशियल स्पोक पर्सन होने के नाते मैं क्लियर कर रहा हूँ ना। जो रिपोर्ट एक पॉजिटिव आई थी उसको लेकर आप एक सांसद हेल्थ मिनिस्टर से बड़ा नहीं हो सकता, एक सांसद देश के प्रधानमंत्री से बड़ा नहीं हो सकता, एक सांसद लोकसभा अध्यक्ष से बड़ा नहीं हो सकता। जो रिपोर्ट आई उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हो सकता है कि वो मशीनरी भी डिफेक्ट हो सकता है, पर यदि हनुमान जी बेनीवाल उस समय पार्लियामेंट में उस चर्चा के हिस्से में होते तो 100% वो इसके विपक्ष में अपनी बात को रखने का काम करते। अभी भी हमने कहा है, हमने माननीय प्रधानमंत्री महोदय से समय मांगा है और एनडीए अलायंस के रूप में घटक दल होने के नाते हम हमारी बात को वहां भी रखेंगे और जनता के बीच में भी हम लोग अभी रखने का काम आपने अभी कहा कि अगर वो संसद में होते तो इसके विपक्ष में वो बोलते, तब तो वो एनालिसिस नहीं कर पाते इतने कम समय में, क्योंकि बिल आता तो वो एनालिसिस नहीं कर पाते। जितना तो हमें समय मिलता, देखिए किसी को मौका ही नहीं मिला था। ये जो चर्चा हुई है बहुत लिमिटेड समय में हुई है, इसके लिए बहुत लंबा समय होना चाहिए था। राज्यसभा और लोकसभा में जो ये बिल जिस तेजी के साथ है, बिना किसान संगठनों को विश्वास में लिए हुए, वो एक शंका के घेरे में था, पहले दिन से ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने ये कहा है कि हम हमारे जितने भी जो कोर कमेटी के लोग हैं जो बारीकी से मतलब इन सारे बिंदुओं का अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद हम हमारे स्टैंड को काम आप लोगों के बीच में रखने का काम करेंगे। अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का क्या स्टैंड? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हर उस कदम में साथ है जो किसान संगठन उठा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से आदरणीय सांसद साहब ने, हमारे सुप्रीमो ने समय मांगा है, जल्दी मुलाकात करके और प्रदेश और देश के किसानों का जो रुख है उसको लेके माननीय प्रधानमंत्री महोदय के सामने अपनी बात को रखने का काम करेंगे। इससे पहले जो किसान संगठनों के द्वारा किसानों के हित में जो कदम उठाए जा रहे हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उनका समर्थन कर रही है। अगर हनुमान बेनीवाल को प्रधानमंत्री जी ने समय दे दिया और उनकी कहीं सहमति बन गई, तो आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से पूर्व की बात की जाए तो आप मध्य प्रदेश की मुहिम से भी जुड़े हुए हैं। तो मध्य प्रदेश मुद्दा, जो मध्य प्रदेश निर्माण मोर्चा है, वो इस काले कानून के विरोध में है, और आपकी पार्टी अगर इसके पक्ष में आ गई तो आपका क्या स्टैंड होगा? महिपाल महिला का क्या स्टैंड होगा? देखिए, मध्य प्रदेश निर्माण मोर्चा एक गैर राजनीतिक मोर्चा है और मैं समर्थक रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। ये कोई राजनीतिक मोर्चा नहीं है। मध्य प्रदेश निर्माण मोर्चा में जो लोग काम कर रहे हैं, मैं बड़े खुले मन से इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारी जगह किया है कि मैं मेरे आइडियल के रूप में जयवीर गोदारा को देखता हूँ। पर इसका मतलब कतई ये नहीं कि आप जिस राजनीतिक पार्टी में काम कर रहे हो उस पार्टी के खिलाफ आप जाके कोई काम करोगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक राजनीतिक दल है, वो भी इस प्रदेश का मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। मध्य प्रदेश निर्माण मोर्चा एक गैर राजनीतिक मोर्चा है। आप मानते हो ये 3 बिल आए हैं, ये किसान विरोधी हैं या उनके हितकारी हैं? मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि तीनों एक्ट किसानों का डेथ वारंट के रूप में लिखा गया है। अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आजादी देने के नाम फिर भी अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इसके फेवर में आ गई मुलाकात के बाद अभी आप कह रहे हो कि मुलाकात का समय मांगा जा रहा है। मैं यही आप खुलकर तो विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं भविष्य ज्ञाता नहीं हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वही सवाल आदरणीय सांसद साहब ने इस बात को बड़े स्पष्ट रूप से कहा है, पब्लिकली कहा है, मीडिया के सामने कहा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक वो ये बिल है, ये हितकारी है। उनका ट्वीट आया था, जब कहा उनका ट्वीट आया था, ये कानून आए थे। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप इतने बड़े खोजी पत्रकार हैं, तो इस बात को आप अपने इस चैनल पे मुझे ये बताइएगा, आप अधूरी तैयारी से आए हैं? नहीं, अधूरी तैयारी नहीं। आप उनका ट्विटर हैंडल चेक कर लीजिए। जो नेशनल मीडिया है वो सवाल कर रही से आए हैं। आपको या तो उस ट्विटर का मुझे डेट लाके देनी चाहिए, इतनी बजे ये ट्वीट बिल्कुल मैं बिल्कुल बोल हिंदुस्तान के दर्शकों को बता दूं कि वो जो ट्वीट है बाकायदा मैं डेट के साथ आपको मेंशन करके दिखा दूंगा। आप लेके आओगे, हम जवाब देंगे। बिल्कुल मैं मेंशन करूंगा, इस वीडियो के अंदर मेंशन करूंगा। आप एक अखबार की कटिंग लेके आए हो। नहीं, बिल्कुल आपको ये पता नहीं कि उस अखबार की कटिंग जब ये अध्यादेश आप लेके आओगे हम जवाब देने का काम करेंगे। भाई ये तो नहीं हो सकता ना कि ये कानून अध्यादेश आए उससे पहले हनुमान बेनीवाल ने ये बोल दिया हो कि ये जो कानून आएंगे। हनुमान बेनीवाल को तो ये पता ही नहीं था। मुझे ये पता नहीं है ना कि ये सीधी सी जो बात, ट्वीट और जो अखबार की आप बात कर रहे हो कितने तारीख का और कब का है? नहीं, ये तो आपको पता है कि ये जो भी है ये अध्यादेश के बाद का है, इतना तो आपको पता है। या पहले का हो सकता है क्या? नहीं, पहले का नहीं हो सकता। लोकसभा में चर्चा के लिए है, उससे पहले का भी हो सकता है। पहले का तो फिर आपको सरकार, आप कह रहे हो कि हमें पता ही नहीं था। ये जो भारत के किसानों पर काला कानून लागू हुआ और जिसमें ये बात 100% सच है कि मंडी समितियाँ खत्म हो जाएंगी और कालाबाजारी बढ़ेगी। और मैं उन साथियों को भी कहूँगा जो भ्रमित हैं, जो ये कह रहे हैं ये कानून किसानों के लिए बनाया गया है, क्योंकि अगर ये मंडी समिति खत्म होती है
तो जो हमारे रहबर, जो हमारे लीडर चौधरी छोटू राम जी ने अंग्रेजों से लड़कर जो मंडियां बनाई, आज उनको ख़त्म किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर अपने विचार करें, प्रत्येक व्यापार के लिए हब बनाए जाते हैं। जैसे लोहा मंडी के लिए लोहा मंडी बनाई जाती है, कपड़े का व्यापार करने के लिए कपड़े के हब बनाए जाते हैं बड़े बड़े। लेकिन जो किसान का हब पहले से ही बना हुआ है, मंडी जहाँ उसकी फसल का उसको पूरा भाव मिलता है, और वो मंडियाँ तोड़ रहे हैं। मेरे को सरकार की ये बात समझ नहीं आ रही, जो बने बनाए हब को तोड़ रहे हैं और दूसरे आइटमों के लिए आप मंडी बना रहे हो, तो ये सीधे किसान के ऊपर चोट है और हम इसका पूरा विरोध करते हैं। और राजस्थान के आज सभी वो लोग इकट्ठे हुए हैं जिनके मन में किसान के प्रति दर्द है, जिन्होंने इस अध्यादेश को पढ़ के और ये विचार कर लिया ये किसानों के लिए खतरनाक है और किसानों को लिए ये लास्ट लड़ाई है। और जिन लोगों ने ये समझा, आज वो सारे यहाँ इकट्ठे हैं और सब ने ये प्रोग्राम बनाया कि राजस्थान भी उसमें पूरा हिस्सा डालेगा। जो आंदोलन पंजाब और हरियाणा में हो रहा है, उन साथियों का, उन किसानों की सहायता के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिला के पूरे राजस्थान के लोग आज अपने जयपुर में एकत्रित हुए और प्रोग्राम बना कि 1 तारीख से जयपुर से चलकर बीकानेर होते हुए और गंगानगर और हनुमानगढ़ तक एक देश बचाओ किसान बचाओ आंदोलन के तहत एक यात्रा निकाली जाएगी और सभी लोगों को जागृत किया जाएगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों, क्योंकि सरकार के कुछ मंत्री इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये किसान के लिए फ़ायदेमंद है। गंगानगर के लोगों ने और हनुमानगढ़ के लोगों ने हमारे जो केंद्रीय मंत्री थे उनको सवाल जवाब किए, लेकिन वो बीच में छोड़ के भाग गए। और मैं सभी राजस्थान के लोगों को ये भी आह्वान कहूँगा, आपके क्षेत्र में कोई भी मंत्री आए तो उससे क्वेश्चन जरूर पूछिए, ये हमें सिद्ध करके बताओ, इससे किसी एक भी किसान का भला हो सकता है, तो हम इसका समर्थन कर देंगे। जितने भी हमारे किसान संगठन हैं, अगर वो हमको समझा पाएँ भी ये अध्यादेश किसानों के फ़ायदेमंद है, तो हम सरकार का समर्थन करेंगे और गांव-गांव जाके उस सरकार के बारे में कहेंगे भी सरकार ने बड़ा अच्छा कार्य किया है। क्योंकि बिना मांगे कोई चीज़ नहीं मिलती, किसानों ने मांगे। इसमें सरकार ने सीधा तौर पे ये कहा है कि हमने आम किसान को खुला मार्केट दे दिया है। इसको लेकर किसान को बंधुआ मजदूर बना देंगे, ये खुला नहीं है। किसान को तो जकड़ दिया, किसान को एक भूखे भेड़िए के आगे फेंक दिया और उसकी भूखा भेड़िया उसको खा जाएगा। और भूखा भेड़िया कौन है? अडानी और अंबानी। वो कब किसान के भले की बात सोचेंगे? सोच नहीं सकते, क्योंकि उनके खून में तो रुपए कमाने, धन कमाने की बात है। वो किसान का भला क्यों सोचेंगे? किसान का भला तो किसान ही सोचेगा, किसान के जनप्रतिनिधि सोचेंगे। आज वो सारे यहाँ बैठे हैं जी। नहीं, हमें आप ये बता सकते हैं कि इस कानून से किसान को कैसे नुकसान होगा? जो पहले मंडियों में एमएसपी की दर पे मिलता था, अब ये जो ओपन मार्केट आ गया है, तो इससे किसान को क्या नुकसान होगा? जैसे जब मंडियां नहीं थी जी। आप एक उदाहरण भारत का दूंगा। बिहार में एपीएमसी एक्ट को खत्म हुए आज लगभग 15 साल हो गए, और 15 सालों में रिजल्ट क्या आया? आज जो हमारे राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में जो गेहूं लगभग 1900 रुपये बिकता है, वो वहाँ 1200 रुपये बिकता है। जो धान हमारे क्षेत्र में 1800 का बिकता है, वो वहाँ 1000 रुपये का बिकता है। ये तो रिजल्ट सामने है। देखने वाली आंख चाहिए। अगर अपनी आंखें बंद करके ये कह देंगे किसान का फायदा होगा, किसान का फायदा होगा, तो काय का फायदा होगा? आप बिहार में जाके पता कर लो। जो ज़्यादा समझदार हैं वो अपने गूगल सर्च करो, बिहार में कणक का क्या रेट, क्या भाव बिक रही है, बिहार में दूसरी फसलें क्या भाव बिक रही है, और राजस्थान और हरियाणा और पंजाब में क्या भाव बिकती हैं, आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगी। जो बिहार के मजदूर यहाँ मजदूरी करने आते हैं, 10 बीघे से कम किसी के पास ज़मीन नहीं है, लेकिन उनकी फसल का पूरा भाव नहीं मिलता। परिवार बेचारा यहाँ मजदूरी करता है और यहाँ आके मजदूरी करके अपने बच्चों को पालता है। फ़ायदा कैसे हो जाएगा? मेरे को ये बात नहीं समझ आ रही। सरकार लोगों को बेवकूफ़ समझती है। वो सोचती है किसान के जो नौजवान लड़के हैं वो बेवकूफ़ हैं, इनके बुजुर्गों को हमने बेवकूफ़ बनाया, अगली पीढ़ी को भी बेवकूफ़ बना लेंगे। नहीं, किसान का बेटा, किसान के जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे हैं, उनको सब समझ है सरकार किस रास्ते पर हमें लेके जाना चाहती है। इन बिलों को लेकर आपकी क्या रणनीति है? अब क्या करने वाले हैं? देखो, रणनीति तो हमारे सभी लोग बैठे हैं यहाँ, राजस्थान के वो लोग बैठे हैं जो प्रत्येक क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में बड़े बड़े आंदोलन कर चुके हैं। अब सभी इकट्ठे होकर हम इस बिल का विरोध करेंगे तो मोदी सरकार की हिम्मत नहीं है वो बिल को लागू कर लेगा, क्योंकि ये हमारी भी लास्ट लड़ाई है। ये मोदी को भी पता है, उनकी भी ये लास्ट लड़ाई है, हमारी भी लास्ट लड़ाई है। जहाँ तो हम मरेंगे लास्ट में, जहाँ हम उस सरकार को चित कर देंगे, क्योंकि ये पूरे क्षेत्र के किसान की लड़ाई है, हम अकेलों की लड़ाई नहीं है। और किसान का बच्चा समझ रहा है। और मोदी ने एक एक करके लोगों को मारना चाहा। पहले सारी जितने भी उन्होंने कार्रवाई की, उन्होंने ये सोचा, पहले जो सुनारे थे उन पर चोट की, जीएसटी पर, छोटे व्यापारियों पर चोट की। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर चोट न की गई हो, और सबको ये उत्सव के तौर पर मनाया। जीएसटी लगाई तब भी पटाखे चलाए, जीएसटी कम की तब भी पटाखे चलाए। मेरे को ये नहीं समझ आता, एक कार्य को करते हैं तो तब भी खुशी मनाते हैं, या नहीं करते तब भी खुशी मनाते हैं। लोगों को बेवकूफ़
नहीं बना सकते। और मोदी जी अब लास्ट लड़ाई उनके किसान की है और किसान को अपनी औकात बता देगा। सरकार ने जो किसानों को लेकर 3 अध्यादेश लाए, उसको कानून का रूप दिया, उसको लेकर जो आपने यहाँ अभी मीटिंग की, इसका क्या तो निष्कर्ष निकाला और क्या आप चाहते हैं कि इस कानूनों में कैसे बदलाव हो? देखिए, लॉकडाउन का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर केंद्र सरकार ने भारत की जनता के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र किया है। नौकरियां समाप्त की हैं नौजवानों की, सारे सरकारी उपक्रम है वो लगभग बेच डाले हैं। फिर किसान, जो एक बहुत बड़ी आबादी भारत में किसानों की है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था चलती है, उस पर भी बहुत बड़ा अटैक किया है और 3 काले कानूनों के माध्यम से भारत में किसान शब्द को एक ख़त्म करना चाहते हैं। और इनके वहम हो गया है कि इन्होंने बहुत से ऐसे प्रयोग करके देखे हैं और मूर्ख जनता इनकी हर बात पे ताली बजाती रही है, थाली बजाती रही है। तो इनके वहम हो गया कि हम जो करेंगे उस पर सारे लोग समर्थन करेंगे। लेकिन अब इनको ये पता नहीं है कि भारत में किसान क्रांति होगी और इनको उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि जब आज किसानों का जो बिल है उस पर भारत का किसान तो इसका विरोध कर रहा है और इनके बड़वे गांवों में प्रचार करें कि बिल अच्छा है। जिस आदमी ने खेती कभी करी नहीं वो कह रहा है बिल अच्छा है, और जो रोज खेती करता है, जिसको खेती की एक एक चीज़ की जानकारी है, वो कह रहा है हमारे खिलाफ है। तो अगर किसान के हित में बिल होता है तो किसान इसका विरोध करता गया। क्या आपको लगता है जो ये 3 कानून आए हैं, धरातल पे किसान को पता है कि 3 कानूनों में क्या है उनके लिए? एक एक किसान को पता है। किसान को ये भी पता है कि अब उनके पास ज़मीन बचने वाली नहीं, उनके पास ये ज़मीन छोड़ेंगे नहीं। जब भेड़िए चारों तरफ से फिर जाते हैं, उन्होंने तो अभी जैसलमेर में इधर कॉन्ट्रैक्ट के नाम से अंग्रेजी से भरे हुए फार्मों पे साइन करवा लेते 30-40 गाँवों में। वो तो किसी पढ़े लिखे लड़कों ने देख लिया। किस तरह से शोषण किया जाएगा अगर ये कानून लागू हो गया, सरकारों ने लागू कर दिया पूरे भारत में, तो किसानों का शोषण किस तरह से होगा? देखिए, ये सारे सामंती लोग हैं, इनकी मानसिकता सामंत से जुड़ी हुई आइडियोलॉजी है और ये वही चीज़ें पैदा करना चाहते हैं जो आज़ादी से पहले थी। अब आज़ादी नाम मात्र की चीज़ रह गई है। संविधान का अब कोई मामला बचा नहीं है। दिखावे के लिए एक फ़ोटो लगा रखी है बाबा साहब की, बाकी कुछ नहीं बचा, नीचे से सारा मसाला निकाल लिया है। अब ये सारा का सारा कुछ लोगों के पास सारे देश की संपत्ति देना चाहते हैं, बाकी देश को ये बंधुआ मजदूर बना के, क्योंकि अंग्रेज़ों से भी बड़े फूट डालो राज करने वाले लोग हैं ये। पहले किसानों को तोड़ा इन्होंने, किसानों के संगठन बनवाए, फिर पार्टियों में किसानों के संगठन बनाए, किसान आंदोलन को ख़त्म किया, फिर जो किसानों की आवाज़ उठाने वाले लीडरशिप थे पूरे भारत में, फिर उनको धीरे धीरे अपनी पार्टियों में शामिल करके एक को उस गठबंधन में ले लिया, एक को इस गठबंधन में ले लिया, फिर पूरी किसानों की लीडरशिप को इन्होंने भारत में साफ किया। अब इस किसान पे ये अटैक करने वाले हैं। तो ये उसी का ये सारा उसकी तैयारी हो रही है, जो अध्यादेश लेके आ रहे हैं। अब किसान का कोई धनी धोरी नहीं बचा क्योंकि लीडरशिप खत्म हो गई ना, तो अब उसके लिए लड़े कौन? और फिर जो इनके पढ़े लिखे लोग थे, जो करीम चीज़ थी, वो नौकरियों में चले गए, सर्विस में चले गए। तो सर्विस में एक ये मानसिकता हो गई कि जो सर्विस करता है, नौकर है, वो राज का आज्ञा की पालन करता है। तो आज किसान का बेटा, उसी के हाथ से किसान के खिलाफ कानून बनवाए जा रहे हैं जी। किसान जब लड़ाई लड़ता है अपने हक की, तो उसी के बेटे को उसके सामने बंदूक और गोली लेके उसके सामने खड़ा किया जा रहा है। तो बहुत षड्यंत्र पूर्वक ये लोग 50-60 साल में इन्होंने षड्यंत्र की राजनीति करी है भाजपा और कांग्रेस ने, और आज किसान कौम को ख़त्म कर दिया, नौजवानों को ख़त्म कर दिया, गरीब को ख़त्म कर दिया। ये कानून लागू होने से अकेला किसान नहीं मरेगा, जो आम जनता है, दिन की जो हैंड टू माउथ है, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनकी क्या कंडीशन होगी आप वो देखना, किस तरीके से महंगाई होगी। आज बिहार का आदमी 20-20, 30-30 रुपये में पूरे देश में मजदूरी करता जो घूम रहा है ना, ऐसी पोजीशन राजस्थान, पंजाब, यूपी, गुजरात, क्यों इस इलाके में किसान थोड़ा ज़मीन उसके पास होने से उसकी हालत सुधरी है। बिहार में और भारत में इन्होंने ज़्यादा ज़मीन किसानों को दी नहीं है। आज भी वहाँ जागीरदारी प्रथा है, 2-2, 3-3 हज़ार एकड़ बीघा ज़मीन है, और बाकी किसान नाम की चीज़ है, वो सिर्फ खेती करता है, उसको कुछ मिलता नहीं, तन पे कपड़ा भी नहीं है। ये जो अटैक है, इस अटैक के माध्यम से किसान कौम को अब समाप्त करने वाले हैं। दुगुनी आय का 22 का मतलब यही है कि ज़मीन ही नहीं रहेगी, मजदूर रखेंगे तो आय अपने आप ही दुगुनी होगी, इनका ये फॉर्मूला। लेकिन हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। भारत में क्या रणनीति है आपकी सरकार को इस मामले पे? देखिए, 5 तारीख को भारत का चक्का जाम का कार्यक्रम रखा है विभिन्न किसान संगठनों ने मिलके। उसकी तैयारी के लिए आज जयपुर में हमने ये मीटिंग बुलाई, काफ़ी संगठनों के लोग इसमें आए हैं। 1 तारीख से हम जयपुर से यात्रा शुरू करेंगे
उस यात्रा का नाम दिया हमने किसान बचाओ देश बचाओ आंदोलन। उस यात्रा में हम सारे गाँवों में जाएंगे और 5 तारीख का पहला जो प्रोग्राम है भारत का चक्का जाम का, उस प्रोग्राम को हम सफल बनाएंगे। उसके बाद ऑल इंडिया के सारे संगठनों की मीटिंग होगी और अगर उसके बाद भी ये विधेयक वापस नहीं लेते हैं तो भारत में किसान क्रांति होगी। लुटेरों को देश छोड़ के भागना पड़ेगा। इनके बाप दादाओं का देश नहीं है, देश हमारा और हमारे बाप दादाओं का खून पसीने से सींचा है। लुटेरे भगाओ, देश बचाओ, ये आंदोलन भी इसके बाद शुरू हो सकता है। सरकार ने जो 3 अध्यादेश लाकर किसानों को कहा कि हमने आपको तोहफा दिया है, एक ओपन मार्केट दिया है, इसको लेकर हरियाणा पंजाब में आंदोलन हो रहा है। राजस्थान भी इसकी ओर साथ निभाने को तैयार है। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र फौजी, जो झुंझुनू से आते हैं। इनका इस बिल को लेकर क्या कहना, इनसे सवाल जवाब करते हैं। सबसे पहले तो ये बिल कैसे किसान विरोधी है, जो आप कह रहे हैं कि ये बिल किसान विरोधी है? बार बार ये बिल किसान विरोधी इसलिए है कि आज तक किसान अगर मांग करता रहा है, किसान संगठन है, किसान आंदोलन, उन्होंने 2007 में स्वामीनाथन जो रिपोर्ट आई थी उसमें C2 जो बिल है उस हिसाब से किसान मांग करता रहा है। इसकी तो किसान ने कभी मांग ही नहीं की। ये बिल क्यों लाना पड़ा, क्या मजबूरी हुई, क्या, मेरे तो ये समझ में आया मोदी जी ये बिल लाए क्यों हैं। अब इससे साफ मंशा जाहिर हो रही है कि मोदी जी ये बिल किसानों के लिए आना था तो किसानों की मांग थी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए थी और उसके हिसाब से किसानों को फसलों का मूल्य मिलना चाहिए था और फसलों की बिकने की गारंटी होनी चाहिए थी। ये किसानों की मांग थी और इस किसान की सिर्फ इतनी मांग है। ये पता नहीं कहाँ से क्या बिल ला रहे हैं, क्या मंडी वो हटा रहे हैं, कहाँ मंडी, किसान की कौन सी मंडी, किसान चाहे जहाँ अपनी जो अनाज हो उसको पहले बेच सकता था। मोदी साहब बार बार ट्वीट करके बता रहे हैं कि हम MSP पे बाहर के किसान जो बाहर बेचेंगे उसको भी MSP पे लेना पड़ेगा, मंडियों में MSP रहेंगी, मंडियां बंद नहीं होंगी। वो बार बार बता रहे हैं कि मंडियां तो बंद नहीं होंगी। देखो मोदी जी ने तो अभी अपना सिस्टम पूरा चालू कर दिया। मोदी जी इस टाइम कुछ भी कर सकते हैं इस देश में। जैसे अभी लोग इनके सांसद लगे हुए हैं कि इस बिल में सारी अच्छाइयाँ हैं। देखो छोटी सी बात है, पहले अपने बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि शाम को अगर 6 बजे लड़का पैदा हो जाता है किसी के तो बोले थाली दूसरे दिन बजाई जाती है, क्योंकि शाम को बर्तन बजाना अशुभ होता है। तो मोदी जी ने तो उसके लिए भी पूरे देश को कहा कि ये कोरोना भाग जाएगा, बर्तन बजाओ, तो देश ने अपने पूरे भांडे फोड़ दिए। तो इस टाइम मोदी जी की तो एक इन्होंने सिस्टम बना रखा कि किस तरीके से मैं लोकप्रियता पास करूँ। आज ये अपने सांसदों को भेज रहे हैं, इनको किसान को बर्बाद करना है। किसान पहले भी चाहे वो अपना अनाज बेचता था, क्योंकि छोटा किसान है जिसके 10 बोरी 20 बोरी अनाज हुई, वो कौन सा दिल्ली ले जाके बेचेगा, अपने जिले की मंडी में बेचेगा, तो वहाँ बिकता था। अब एक MSP की कोई गारंटी नहीं है। आज ये मान के चलो बाजरा अपन कहीं भी बेच रहे हैं। आज मैं कह रहा हूँ हमारे झुंझुनू में किसी भी दुकान पे आप ले जाके बाजरा बेच सकते हो, बाजरा खरीदने वाले मिलेंगे। अब बाजरे की MSP तो कर रखी है 2100 2150 रुपये और वो बाजरा बिक रहा है 1300 रुपये में। तो मोदी जी को जरूरत तो इस चीज़ की थी कि अगर आज बाजरा MSP रेट 2150 रुपये है, उससे कम अगर कोई भी व्यापारी बाजरा खरीदेगा तो उस पर कानून की धारा से उस पर मुकदमा चलना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए। इस तरह के कानून बनाने चाहिए, MSP गारंटी होनी चाहिए। वो तो मोदी जी बना नहीं रहे हैं। मंडियों को तो वो बंद नहीं कर रहे हैं, मंडियों में तो MSP पे किधर पे बेच सकते हैं। तो मोदी जी को नियम तो ये निकालना चाहिए ना कि MSP जो निर्धारित की इन्होंने, वैसे तो स्वामीनाथन के हिसाब से MSP बहुत कम है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो 2150 रुपये इस टाइम जो बाजरे की फसल आई है उसकी दे रहे हैं, तो कम से कम उसकी तो गारंटी होनी चाहिए कि कोई भी मंडी, कोई भी बनिया, कोई भी व्यापारी, कोई भी लाला, चाहे वो कहीं से भी हो, इस 2150 रुपये से नीचे बाजरा नहीं खरीदेगा। ये नियम लागू होना चाहिए, उसकी गारंटी होनी चाहिए। वो तो है नहीं। तो मोदी जी तो इसी तरह ये कानून, ये अडानी अंबानी का जो कानून है उनको फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये छोटे छोटे किसान हैं, ये लास्ट में उनके कर्जे से इतना दब जाएंगे कि ये अपनी ज़मीन को छोड़नी पड़ेगी। तो ये तीनों काले काले कानून हैं और कभी किसान के किसी संगठन ने, किसी भी नेता ने इनकी मांग नहीं की। ये पता नहीं मोदी जी कोरोना काल में, क्योंकि कोरोना काल में बड़े बड़े व्यापारी थे, उनके बड़े बड़े इंडस्ट्रीज फेल हो गए थे, तो इन्होंने देखा इस कोरोना काल में ऐसी वैश्विक महामारी में भी किसान के कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो भी चीज़ थी खेती की उपज वो सब पैदा भी हो रही थी। हमने कोरोना काल में बाजरा, गंवार, सरसों सब अच्छे हुए हैं। किसान को इसमें फ़ायदा हुआ है, क्योंकि पहले मजदूर महंगे मिलते थे, फैक्ट्रियों में चले जाते थे, वो अब थोड़े सस्ते मिले हैं। तो इस कोरोना काल में भी किसान को फ़ायदा हुआ है। तो जो अडानी अंबानी जो बड़े मगरमच्छ थे ना, इन्होंने देखा कि ये बिज़नेस सबसे ठीक है। और इस टाइम लोग ना, तो ये कोरोना काल चला हुआ है, इन्होंने अपने आप वो बिल पास कर लिया और इस बिल में इनको फ़ायदा पहुंचाने के विरोध को लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी अब? इसके विरोध को लेके अभी जो हिंदुस्तान के किसान हैं, उन्होंने 5 तारीख को भारत बंद चक्का जाम का कॉल किया है। आज हम लोगों ने जयपुर में मीटिंग हुई है, उसमें हमारे सारे संगठन, किसान संगठनों के जो अग्रणी नेता हैं वो यहाँ आए हैं और इन लोगों ने यहाँ 1 तारीख को तो जयपुर से रैली चलेगी हनुमानगढ़ गंगानगर होते हुए, जागरूक रैली। और हम इस जागरूक का नाम रखा किसान बचाओ देश बचाओ आंदोलन के नाम से। और उसके बाद 5 तारीख को हम
चक्का जाम रखेंगे और उसके बाद में जो भी आगे रणनीति तय करेंगे जो देश के किसान, अब जैसे पहले हरियाणा और पंजाब के किसान लड़ रहे थे, हमारे राजस्थान का गंगानगर हनुमानगढ़ 2-1-2 जिलों में था, अब ये राजस्थान में भी पूरे ये आंदोलन बनेगा और मोदी को झक मार के आंदोलन वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने अभी तक यहाँ छोटे व्यापारियों का इनका विरोध देखा है, हिंदुस्तान के किसान का विरोध नहीं देखा, क्योंकि हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है। आज भी यहाँ 80% लोग हैं किसी ना किसी तरीके से कृषि से जुड़े हुए हैं, तो मोदी को झक मार के आंदोलन वापस, ये बिल हैं तीनों वापस लेने पड़ेंगे। किसान सरकारों के मैनिफेस्टो में होती हैं, किसान सरकारों के भाषणों में होती है, लेकिन मुख्य एजेंडे में किसान नहीं होते हैं। क्योंकि अभी जो 3 कानून लेके आए हैं पंजाब हरियाणा में किसान उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान में भी ये आंदोलन अब धरातल पे शुरू होने वाला है। इसको लेकर जयपुर में मीटिंगें हुई हैं विभिन्न संगठनों के लोगों द्वारा। आज हमारे साथ रामनारायण चौधरी साहब हैं, इनसे भी पूछेंगे कि इस आंदोलन में इस बिल में ऐसी क्या खामियां हैं जो किसान को आगामी दिनों में भुगतना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इस बिल में ऐसी कौन सी खामियां हैं जो आम किसान को, क्योंकि यहाँ का भारत का किसान छोटा किसान है, छोटी ज़मीन है, उनको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जब बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है जी। बच्चा रो ही नहीं रहा है तो माँ जबरदस्ती दूध क्यों पिला रही है, क्या कारण है जी। जब किसानों ने 70 साल से कोई ऐसी मांग ही नहीं की और मोदी जी जबरदस्ती थोप रहे हैं तो किसका फायदा हो रहा है? हमारा फायदा होता था, हमारे जनप्रतिनिधि है, हमारे किसानों के संगठन है, वो मांग उठाते। जी, यही सवाल था मेरा कि ये अध्यादेश ऐसे कोरोना काल में बीच में लाने की कैसे जरूरत पड़ी, क्या मंशा थी सरकार की? सरकार की मंशा तो सबको स्पष्ट है। 2014 के बाद में सरकार की मंशा क्या है? इस देश को जो आम पब्लिक है उसको गुलाम बनाना, और आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति ही सरकार के आगे दो मिलाता है। संपन्न होने के बाद में वो राज की सुनता नहीं है। मोदी चाहता है कि पूरा देश मेरा गुलाम हो, इसलिए आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा तभी तो गुलामी करेगा जी। आज 500 रुपये खाते में डाले तब लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। जिस दिन चुनाव हो गए उस दिन 5-5 हज़ार खाते में डाल दिए तो ये फिर नहीं जीतेगा क्या? तो ये तो इनकी पॉलिसी है। सरकार ने कहा कि इन अध्यादेशों के द्वारा तो हम आम किसान को खुला मार्केट दे रहे हैं कि वो अपना सामान कहीं भी बेच सकता है। तो पहले खुला नहीं था क्या? तो ये तो खुला ही था पहले भी। मोदी कौन सा खोल रहा है? ये तो खुला ही था। अब तो बंधुआ मजदूर बना रहे हैं। खुले का मतलब ये नहीं है, पहले भी बेचने का अधिकार था किसान को पूरे देश के अंदर अपना उत्पादन बेचने का। तो अब मोदी को क्या जरूरत पड़ गई कि ये याद आ गया कि इनको बेचारों को माला माल करो? फिर इन अध्यादेशों में ऐसी क्या कमी है जो किसानों को परेशान कर रही है? अच्छा ही कौन सी है? कमी है सारी। क्या परेशानी है वो बताएं तो किसान। परेशानी यही है ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या करेगा किसान? आज किसान की कोई सुनने वाला है क्या? बीमा कंपनी आती, बीमा करके जाती है, मिलता है क्या बीमा किसानों को? आज किसी किसान से एग्रीमेंट हो गया कि हम आपके आलू 10 रुपये किलो लेंगे और बाजार के अंदर अगर 4 रुपये के भाव है तो क्या वो कंपनी किसान से लेगी? तो आपकी मांग क्या है सरकार से? सरकार ये तीनों बिल वापस लिए जाए, यही हमारी मांग है। इसमें ये एमएसपी का जो किसान संगठन बार बार जो हरियाणा पंजाब में आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि एमएसपी को लागू किया जाए, जो बाहर भी अगर किसान बेचे तो एमएसपी की दर पे बेचे, वो सरकार मिनिमम प्राइस होती है उसके ऊपर बेचे। तो एमएसपी को लेकर ये क्या किसान सरकार एमएसपी को ख़त्म करना चाह रही है, मंडियों को ख़त्म करना चाह रही है, क्या है सरकार की मंशा? देखो, एमएसपी को लेकर जो इतना ये सरकार कर रही है, सरकार अगर किसानों का भला करना चाहती है तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं ना लोग, क्यों नहीं कर रहे हैं? उसमें सारी आ जाएगी, एमएसपी भी आ जाएगी, किसान की लागत भी आ जाएगी, सारा वो तो जोड़ के बता रहा है ना स्वामीनाथन आयोग। तो इस अध्यादेश को लेकर आपकी क्या राजस्थान में अब क्या रणनीति है? हरियाणा पंजाब में देखो, राजस्थान का जो किसान है वो हमारे देश के जितने भी किसानों के संगठन है उन्होंने निर्णय लिया 5 नवंबर को चक्का जाम करेंगे। और अभी तक तो हनुमानगढ़ गंगानगर के किसानों में जागरूकता आई थी, लेकिन पूरे राजस्थान के किसानों की आज यहाँ जयपुर के अंदर जयवीर जी भाई साहब के गोदारा जी के नेतृत्व में ये जो मीटिंग हुई है, इसमें ये तय किया गया कि हम इस किसान तीनों बिलों के खिलाफ पूरे देश के जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ पूरा राजस्थान का किसान खड़ा है, और इससे आगे भी कुछ करना पड़ा तो हम पूरे देश के किसानों के साथ खड़े हैं। ये बिल मोदी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। हम सिर्फ मांग ही नहीं कर रहे हैं, हमारा हक भी हक है हमारा। ये देश कृषि प्रधान है, हमारे पुरखों ने इस देश को खून से सिंचा है और हम उनका जो बलिदान है आज़ादी के अंदर उनको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये देश हमारा था और हमारा रहेगा। मुद्दा ये है कि इनको एमएसपी के नाम पर जोर क्यों आ रहा है, रोना क्यों आ रहा है? एमएसपी की गारंटी दे दें तो किसान को भी कोई ऐतराज़ नहीं है। उसके बावजूद भी मैं तो इस किसान विरोधी जो ये लाए हैं कानून,
उसकी खिलाफत इसलिए करूँगा कि जो पहले आड़त में हमारा माल जाता था किसानों का, तो आड़त वाले को मालूम होता था, बनिए को, बनिया मीन्स कोई भी हो सकता है, वो जाट हो, राजपूत हो, जो आड़त की दुकान लगाता है, वो मेघवाल हो, XYZ। लेकिन मेरा अभिप्राय ये है कि उसको मालूम था कि इस आदमी के पास 10 बीघा ज़मीन है, इतनी इसको सरसों हो जाएगी, इतनी इसको प्याज हो जाएगी, इतना इसको गेहूँ हो जाएगा, और उसी के अनुपात में उसको कर्जा दे देता था और फसल में से वो पैसा काट लेता था। उस फसल में पूरा नहीं हुआ, नेक्स्ट फसल में काट। लेकिन अब जब ये लोग आ जाएंगे, बड़ी कंपनियां, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे अभी तो लुभावना लग रहा है, किसान को भी बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि ये गुमराह कर रहे हैं, झुंझुना पकड़ा रहे। और ये झुंझुना कब तक बचेगा? आने वाले 5-10 साल में जब वो किसान पे हावी हो जाएगा कर्जा दे दे करके, तो एक ना एक दिन उसको जो भी अपनी 2-5-10 बीघा ज़मीन है उसको बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लिखता रहेगा। उसको मालूम है कि ज़मीन की वैल्यू 10 लाख रुपए बीघा के हिसाब से 1 करोड़ की ज़मीन है 10 बीघा, तो 1 करोड़ तक वो उसको पैसा देगा। क्या सरकार इस बिल को लेकर किसानों को समझा नहीं पा रही है, या विपक्ष जो है? समझा, विपक्ष तो बिल्कुल मुर्दा है। अभी हमने राजस्थान के परिदृश्य में देखा, कांग्रेस बीजेपी अलग नहीं है जी। ये दोनों पार्टियां एक हैं। तीसरे मोर्चे का विकल्प खूब है, लेकिन हमारे कुछ लोग हैं जो पालतू तीतर जिसको हम बोलते हैं, तो वो गुमराह हो जाते हैं। या मान लीजिए कोई दूसरे दलों से जीत के आते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए उन दलों को बेच करके वो दूसरी जगह चले जाते हैं। ये सारी बातें करेंगे तो राजनीतिक बात हो जाएगी। मैं सिर्फ आज आपसे किसान की बात करता हूँ। किसान हमेशा कर्जे में डूबेगा, किसान हमेशा बर्बाद होगा यदि ये बिल लागू होता है एज इट इज़। तो इस बिल के नुकसान के अलावा कोई फ़ायदे नहीं है। ये तो हो गई किसान की बात। आम जनता को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। जो प्याज 2 रुपये किलो और 5 रुपये किलो में जब मंडी में जब उसको ट्रक का भाड़ा भी नहीं मिलता है तो वो उसको फेंक के आता है। ट्रक वाले भी आजकल एडवांस लेने लगे प्याज की फसल पे, तो क्योंकि मैं अलवर ज़िले से आता हूँ और अलवर ज़िले में ज़्यादातर लोग प्याज बोते हैं। दिल्ली में कई बार 2 रुपये किलो प्याज नहीं बिकता, आलू नहीं बिकता है, तो वो सड़क पे छोड़ के आता है। आजकल ट्रक ड्राइवर या ट्रक का मालिक पहले भाड़ा एडवांस लेता है। इनको करना ये चाहिए था कि संतुलित खेती हो। भाई इतने रकबे में प्याज बोई जाएगी, इतने रकबे में गेहूँ बो, इतने रकबे में। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से ये मांगे कि इसको MSP की गारंटी दे जी। और जो डबल की ये बात करते हैं कि भाई किसान को डबल मिलना चाहिए, जितनी लागत है उससे डबल मिलना चाहिए। डबल नहीं, यहाँ तो इसमें माइनस में जाएगा, ज़मीनें भी बिक जाएंगी। सरकार से यही मांग है कि इस बिल को तुरंत ख़त्म किया जाए। ये एक चंद लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाला बिल है। इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं थी। कोरोना काल में कोरोना में लोगों को समझाना था। और जो मुख्य बात है वो मैं आपको बता दूं, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो जापान और ऑस्ट्रेलिया की तरह बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, उनका हार्वेस्टर होंगे, बड़ी बड़ी मशीनें होंगी। तो जो मजदूर है, कमज़ोर वर्ग का आदमी है, जो अपना मजदूरी करता है, 100-200 रुपये, 300-400 रुपये मजदूरी में दिहाड़ी में जाता है फसल काटने, पहले खुद की काटता है फिर पंजाब जाता है फसल काटने के लिए या दूसरा। तो जैसे ही मैकेनिज्म बढ़ेगा, मशीनरी होगी, तो 1 घंटे में 1 बीघा ज़मीन काट के रख देंगे, मजदूर बेरोजगार हो जाएगा। तो ये तो हर रूप से मजदूर वर्ग के लिए भी खिलाफ है, आम जनता के लिए भी खिलाफ है। जो चीज़ आपको 10 रुपये, भंडारण की सीमा इन्होंने ख़त्म कर दी। भंडारण की सीमा थी तो कम से कम सरकार का एक कंट्रोल होता था, चाहे किसी भी की गवर्नमेंट हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बसपा हो, सपा हो, XYZ, लेकिन उस एरिया में उसका कंट्रोल होता था कि हाँ भाई फला आदमी ने इतना माल एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो उस समय भी चलो कालाबाजारी होती थी थोड़ी बहुत, तो रेट पे कंट्रोल हो जाता था, रेट डलती थी, उनको रोकते थे। लेकिन अब तो भंडारा की सीमा ही ख़त्म कर दी भंडारण की। आप अनलिमिटेड आप स्टॉक रख सकते हो। होना ये चाहिए था गांव-गांव, डाणी-डाणी इनको स्टोरेज बनाने चाहिए थे, जिससे किसान अपनी फसल रख सके। फ्री में बनाने चाहिए थे, जिससे किसान अपनी फसल को रखे और जब भाव अच्छे आए, जब बाज़ार में कमी हो, जब उसकी पूर्ति करे। अब ये टमाटर है, चाहे भिंडी है, चाहे सब्जियां हैं, ये वो स्टोरों में रखेंगे और पूरे साल भर आपको देंगे महंगे दामों में, क्योंकि एकीकृत हो गया ना सब। मतलब भंडारण कर किसानों का भंडारण की लिमिट खत्म करके किसानों का नहीं, आम जनता का शोषण होने वाला है। आम जनता का शोषण आम जनता का शोषण तो डेफिनेटली है। किसान की ज़मीन तो बिकी जाएगी। आप मेरे से लिख लो ये बात। तो ये बिल्कुल जन विरोधी है, किसान विरोधी है, आम आदमी के विरोधी है, मजदूर के विरोधी है। जब आपकी मिलें होंगी, फैक्ट्रियाँ होंगी, तो आप तो उसमें धड़ाधड़ खेत को 1 घंटे में काट के ख़त्म कर दोगे, 1 घंटे में फसल निकाल लोगे। ऐसी ऐसी करोड़ों की मशीनें आती है, तो मजदूर क्यों बुलाओगे आप? जी बिल्कुल। तो इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब ये आंदोलन शुरू किया है, मैं तहे दिल से इस आंदोलन के साथ हूँ। किसान विरोधी है, जन विरोधी है, आम जनता के विरोधी है, चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, इसको भुगतना सबको ही है। इसका समापन होना चाहिए। और ये आंदोलन, जैसा कि सभी संगठन मिलकर के आज जयपुर में हमने सभा की है, गांव-गांव में किसान को जाके समझाएंगे। सभी लोग एक मूवमेंट खड़ा होगा। और ये मोदी जी की गलतफहमी है, सरकारों की गलतफहमी है कि ये पंजाब और हरियाणा में ही सीमित है।
ये पूरे हिंदुस्तान में एक आंदोलन होगा और ये बड़ी क्रांति के रूप ले लेगी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि यदि इसमें कत्लेआम भी हो, लोग भी मरें, क्योंकि सरकार तो आजकल नियति है, कोई भी मर्जी आए जब आंदोलन को दबाने के लिए कुछ भी करती है। लेकिन सरकार ही चेतावनी समझे चाहे सुझाव समझे, ये 100% बात है कि जिस दिन किसान खड़ा हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान का, तो उनको लेने के देने पड़ेंगे और इस बिल को वापस लेना